हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन धाम। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने डेली सेशन 5 का पंच में सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर ली है। लेकिन आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने से क्या ही होता है, एक दिन में इकट्ठा पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ कहूँगी कि सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। और उस एक दिन तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत और एक कंप्लीट वीकली रिवीजन। तो बस उसी सिलेक्शन वाले दिन तक पहुंचने के लिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीकली करंट अफेयर्स के सेशन की, जिसमें हम पढ़ेंगे 22 से लेकर 28 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सबको यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पवन कुमार चामलिंग। जी हाँ, पवन कुमार चामलिंग जी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। ये देखिए, ये हैं पवन कुमार चामलिंग जी, और ये जो है ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं का रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। देखिए, बात करें तो 22 मार्च 2026 तक बतौर मुख्यमंत्री यानी गुजरात के सीएम रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के रूप में कुल 8,931 दिनों, कहा जा रहा है स्रोतों के अनुसार कि 8,932 दिन भी हो सकते हैं, तो उससे अधिक का कार्यकाल इन्होंने पूरा कर लिया है। देखिए, बात करते हैं कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, दोनों को मिलकर इन्होंने 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ठीक है, और इससे इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने दिनों का? 8,930 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं जो पीएम मोदी जी के बारे में आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, इनसे भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ कब ली थी, तो वो ली थी 7 अक्टूबर 2001 को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ कब ली थी, तो वो ली थी 26 मई 2014 को। तो ऐसे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के सीएम रह चुके हैं, तो वो रह चुके हैं 4 बार, और प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के 3 बार। ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा कि अपने राजनीतिक सफर के 24 सालों में से पीएम मोदी 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, कितने साल? 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, और पिछले 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इस हिसाब से पीएम मोदी पहले ही सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री वाले रहने वाले नेता रह चुके हैं। देखिए कितने साल, 14 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और साथ ही वे ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि 14 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री कौन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। आगे बात करें तो लगातार 3 लोकसभा चुनावों को ये जीत चुके हैं। कौन कौन से? 2014, 2019, 2024 से ये अभी तक कार्यकाल में है। मैंने आपको बताया कि अभी तक 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आगे चलते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड कितना था, तो वो था 4077 दिन का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको तोड़ दिया है। उनका रिकॉर्ड है 4318 दिन तक का, और उन्होंने ये रिकॉर्ड कब अचीव कर लिया, तो 25 जुलाई 2025 को ही उन्होंने अपना ये रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया था। और उन्होंने तोड़ा किसका रिकॉर्ड है, तो इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, पर इसके अलावा उन्होंने 4078 दिन पूरे कर लिए थे।
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 16 साल से अधिक के कार्यकाल के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि मोदी जी तीसरे कार्यकाल के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो अभी भी पहले नंबर पर कौन है? तो अभी भी पहले नंबर पर हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। उनके बाद आते हैं हमारे मोदी जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी का कितने दिन का कार्यकाल है एज अ प्राइम मिनिस्टर? तो 6126 दिन का। मोदी जी दूसरे स्थान पर हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उनका 4318 दिन का कार्यकाल हो चुका है। ठीक है, ये है 26 मई 2014 से, लेकिन अभी भी वे इस कार्यकाल में बने हुए हैं, तो अभी भी लेकिन सेकंड नंबर पर ही आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल इसमें अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी स्वर्ण सिक्के पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर छपी जाने की घोषणा की गई है? तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप की ही अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण सिक्के पर तस्वीर छापी जाएगी। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किए जाने वाले एक स्वर्ण सिक्के पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापी जाने वाली है। इसके अलावा ये केवल दूसरी बार होगा जब किसी जीवित राष्ट्रपति का चित्र किसी सिक्के पर होगा। ठीक है, तो ये दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनका चित्र सिक्के पर होने वाला है। तो अब बात आती है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे जो कि अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है कैल्विन कूलिज। ये देख सकते हैं आप, ये है कैल्विन कूलिज और इन्हीं की तस्वीर पहले छापी जा चुकी है। तो ये पहले राष्ट्रपति थे। किसके साथ छापी गई थी? तो उनका चित्र जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उनके साथ एक स्मारक सिक्के पर 1926 में अमेरिका की 150वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ बनाने के लिए जारी किया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे कैल्विन कूलिज जो अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 250वीं वर्षगांठ मनाने की। तो अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो वो मिली थी 4 जुलाई 1776 को। किससे ये स्वतंत्रता? ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटिश शासन से इसको मिली थी। ठीक है, तो अमेरिका 4 जुलाई 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब ये 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी तब डोनाल्ड ट्रंप के डॉलर के नोट छापे जाते हैं। जब नए नोट छापे जाएंगे डॉलर के, तो उन पर भी जो हस्ताक्षर होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप के ही होंगे। अभी तक हम देखते हैं कि आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं हमारे यहाँ पे। जो अमेरिका में भी हस्ताक्षर किसके होते थे? ट्रेजरी सेक्रेटरी के होते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा होने वाला है कि वहाँ जो डॉलर के नोट छापे जाएंगे उस पर भी किसके सिग्नेचर होंगे? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। तो हर जगह वहाँ पर कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप ही होने वाले हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। अब बात बात पे अगर बॉम्ब फोड़ेंगे तो प्रदूषित तो होना ही है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो स्विस कंपनी IQ एयर एक कंपनी है, स्विस कंपनी है जो कि वायु की गुणवत्ता की जांच करती है, एयर क्वालिटी की जांच करती है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। और ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान लगातार दूसरे वर्ष भी प्रदूषित देश घोषित हुआ है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश किस किस नंबर पर हैं। तो पहले नंबर पर है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर है ताजिकिस्तान, चौथे नंबर पर है चाड, पांचवें नंबर पर है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, छठवें नंबर पर आता है हमारा भारत, सातवें नंबर पर है कुवैत, आठवें नंबर पर है युगांडा, नौवें नंबर पर है रवांडा और 10वें नंबर पर है नेपाल। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत भी हमारा इस प्रदूषित देशों की लिस्ट में शामिल हुआ है। अब कुछ लोग इसलिए भी खुश होंगे, उन्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि भारत हमारा इस लिस्ट में आया है, लेकिन इसलिए खुश होंगे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान पहले नंबर पर आया है। लेकिन ये हमारे भारत के लिए भी एक चिंता की बात है कि हमारा भारत भी प्रदूषित देशों की लिस्ट में शामिल है।
ठीक है, देखिए कि भारत का लोनी शहर जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है, 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। और बात करें दिल्ली दुनिया की पहली राजधानी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित घोषित की गई है। क्या? दिल्ली दुनिया की राजधानी, पहली राजधानी है जो सबसे प्रदूषित घोषित की गई है। ठीक है, इसके अलावा चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित होतान शहर दूसरे स्थान पर रहा है प्रदूषण के मामले में। तो शहर के मामले में पहले स्थान पर रहा है भारत का लोनी शहर जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है, और दूसरा है शिनजियांग क्षेत्र जो कि चीन में है, वहाँ का होतान शहर इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। भारत इसमें 6वें स्थान पर है, पाकिस्तान इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एससी दर्जा किन धर्मों तक सीमित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू, सिख और बौद्ध। आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के तर्क के अनुसार संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार इन 3 धर्मों कौन कौन से, हिंदू, सिख और बौद्ध को मानने वाले वंचित समुदायों को ही एससी का संवैधानिक लाभ जैसे आरक्षण और एससी एसटी एक्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है। अभी तक ये जो दर्जा प्राप्त था सॉरी, वो हिंदू, सिख और बौद्ध को ही प्राप्त था। लेकिन अभी 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें बताया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसका जो एससी का स्टेटस है, शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप हिंदू हैं, आप बौद्ध हैं या आप सिख हैं, तभी आपको एससी का दर्जा मिलेगा। लेकिन अगर आप इन धर्मों को छोड़कर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं या मुस्लिम धर्म अपनाते हैं तो आपका जो शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें तो संविधान का प्रावधान 1950, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत मूल आदेश के अनुसार केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही एससी का दर्जा प्राप्त था। सबसे पहले किसको दर्जा प्राप्त था? हिंदू लोगों को ही। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और 1956 में इसमें सिखों को शामिल किया गया और 1990 यानी 1990 में इसमें बौद्धों को शामिल किया गया, एससी का दर्जा दिया गया। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसमें हिंदू धर्म था, फिर इसमें सिख धर्म को कब जोड़ा गया? 1956 में जोड़ा गया, फिर 1990 में इसमें बौद्ध धर्म को जोड़ा गया। और अगर आप इन 3 धर्मों को छोड़कर आप मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपका शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये सभी को पता है कि अभी एलपीजी के क्राइसिस कितने ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये स्टेप उठाया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। यहाँ पर एलपीजी एटीएम खोला गया है। जिस तरीके से हम अपना एटीएम यूज़ करते हैं पैसे निकालने के लिए, उसी तरीके से गुरुग्राम हरियाणा में एलपीजी एटीएम की शुरुआत की गई है। आइए समझते हैं क्या है। तो भारत का पहला एलपीजी एटीएम जो कि एक गैस बाइंडिंग मशीन है, हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ से होगा क्या? तो यहाँ से आप 2 से 3 मिनट में खाली सिलेंडर की जगह भरा हुआ 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर ले सकते हैं। यहाँ आप खाली सिलेंडर रखेंगे और दूसरे साइड से आपको भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा, 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर। कंपोजिट सिलेंडर क्या होता है? इन्हें मिश्रित सिलेंडर बोला जाता है। इसमें फाइबर के बने हल्के व पारदर्शी सिलेंडर का उपयोग होता है जिससे गैस का स्तर उसमें आसानी से देखा जा सकता है कि इसमें गैस अभी कितनी भरी हुई है, कितनी बची हुई है। ठीक है, ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो ये पूरी तरीके से डिजिटल और कॉन्टेक्टलेस है, जो यूपीआई या कार्ड से पेमेंट स्वीकार करता है। जैसे हम मॉल जाते हैं, वहाँ पर हमें जो पेमेंट करना होता है यूपीआई कार्ड से हम लोग पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से अब हम सिलेंडर लेने के लिए भी यूपीआई या कार्ड से ही पेमेंट करेंगे। एक वेंडिंग मशीन है जहाँ आप पेमेंट के लिए कार्ड का यूज़ करेंगे और आप खाली सिलेंडर देंगे और आपको 10 किलोग्राम का भरा हुआ कंपोजिट सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे भारत गैस इंस्टा एलपीजी नाम दिया गया है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जो कि एक बड़े क्षेत्र में न लगाकर एक छोटे सीमित क्षेत्र में लगाए जाते हैं। एक तरीके से एक ट्रायल होता है जो लगभग 3 से 6 महीने के लिए किया जाता है, ताकि अगर ये चीज़ अच्छी चलती है तो पूरे देश में इसको लागू किया जा सके। तो इसे यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे भारत गैस इंस्टा एलपीजी नाम दिया गया है।
और सबसे अच्छी बात कि मशीन में सेंसर लगे हैं जो स्टॉक कम होने पर सीधे गैस एजेंसी को सूचित करते हैं कि अब स्टॉक खत्म हो गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो ध्यान रखिए कि एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है भारत का पहला, तो ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। अब आप जहाँ बात आई गुरुग्राम हरियाणा की, तो इससे आपको एक बात याद आनी चाहिए कि गुरुग्राम हरियाणा में ही हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 118वां देश बना है रोमानिया, जिसने पूर्णकालिक सदस्यता प्राप्त की है। हम अपनी पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो शुरू किया गया है, ये भारत और फ्रांस की तरफ से स्टार्ट की गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ बात हो रही है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, जिसमें भारत का स्थान पूछा गया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि इन इंडेक्स को कौन जारी करता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो यह बात आपको याद रखनी है। तो ये देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत इस बार 13वें स्थान पर भारत इसमें रहा है। आइए समझते हैं क्या है ये। तो 2026 के अनुसार भारत को आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वां स्थान दिया गया है। पहला स्थान किसको मिला, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें शीर्ष स्थान पर है। तो पाकिस्तान पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मामले में। बात करें टॉप 3 कंट्रीज की, तो इसमें पहले नंबर पर है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर आता है बुर्किना फासो और तीसरे नंबर पर आता है नाइजर, और हमारा भारत 13वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, टॉप 3 कंट्रीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा ये योजना चलाई गई है। कौन सी, तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, ठीक है। ये क्या है, आइए समझते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 1 लाख BPL परिवार यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार, जो कि अति गरीब परिवार होते हैं, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना में शामिल किया जाएगा। इसमें क्या क्या लाभ इनको मिलने वाले हैं, तो इस योजना के तहत शामिल परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह सम्मान राशि, इसके अलावा गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 27,000 परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्या क्या, 1500 रुपये प्रति माह सम्मान राशि महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, इसके अलावा 27,000 परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता यहाँ प्रदान की जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है कि ये योजना कहाँ लागू की गई है। वनडे एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है कि ये योजना किस राज्य को बिलोंग करती है, तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है VPL परिवारों के लिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 साल की उम्र में महिला T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये है फैनी उटागोशिमा निंदे। कौन है, फैनी उटागोशिमा निंदे, जिन्होंने 15 साल की उम्र में T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ये बन गई हैं। देखिए ये है, ये रवांडा को बिलोंग करती हैं और इन्होंने ही 2026 में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। इसके अलावा 15 साल और 223 दिन की उम्र में वे अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो 2 रिकॉर्ड्स इनके नाम हो गए हैं कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला बनी है। इसके अलावा इन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ये शतक लगाया
आया है, तो ये दो रिकॉर्ड्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। उन्होंने नाइजीरिया के इनविटेशनल टूर्नामेंट में घाना के खिलाफ 65 गेंदों पर नाबाद 111 रन बनाए हैं। तो इन्होंने जो ये कारनामा कर दिखाया है काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाएगा, और आपको भी इनका नाम याद रखना है, ये कहाँ को बिलोंग करती हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला अपनाने वाला पहला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो जी हाँ, गुजरात ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना लिया है और ये अपनाकर दूसरा राज्य बन गया है। समझते हैं क्या है। तो गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के अनुसार सभी धर्म के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानून होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? तो उसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानून लागू होता है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, समझते हैं यूसीसी का अर्थ क्या है। तो भारत में सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून होना है। देखिए क्या होता है कि जैसे अलग धर्म है, हिंदू धर्म है तो उसके लिए अलग लॉ हो गया, मुस्लिम धर्म है तो अलग लॉ हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग धर्मों के लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा, सभी धर्मों के लिए एक ही नियम लागू होगा, समान नागरिक संहिता यहाँ लागू होगी। ठीक है, कोई अलग अलग धर्म नहीं माना जाएगा। और ये भी जो सिविल लॉ जो होते हैं, जो सिविल मामले जो होते हैं, नागरिक मामले जो होते हैं, उन्हीं पर लागू किया जाएगा। जो भी धार्मिक पद्धति होती है, कोई प्रतिष्ठान होते हैं, उन पर लागू नहीं किया जाएगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि विवाह की उम्र जो रखी जाएगी वही सबके लिए होगी। इसके अलावा उत्तराधिकार की बात करें तो जो पिता की संपत्ति होगी, बेटी का भी उसमें हक होगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को भी ये मान्यता देता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके अलावा अडॉप्शन के जो मामले हो गए, तो काफ़ी सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर एक सा कानून लागू होगा, किसी के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को लागू किया था। तो स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को लागू किया था। कब लागू किया था? तो ये किया था 27 जनवरी 2025 में, और दोनों के नियम यहाँ सेम चलेंगे। गुजरात में भी वही नियम फॉलो होंगे जो उत्तराखंड में किए गए हैं। ठीक है, तो बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, जो हमें बताता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। जो आर्टिकल 44 है वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग देशों से ली हैं, उन्हीं से एक आता है नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं, और जो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, जिसमें समान नागरिक संहिता को बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें गोवा की, तो गोवा 1867 से पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में यहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। तो जो गोवा है वहाँ पर पोर्चुगीज का शासन था, तो 1867 यानी आज़ाद होने से पहले यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। क्योंकि ये आज़ाद तो 1961 में हुआ था, लेकिन 1867 से गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और पहला राज्य हमारे यहाँ आज़ादी के बाद तो वो है उत्तराखंड, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। इसके अलावा गुजरात दूसरा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। कई और राज्य भी हैं जो इस पर विचार कर रहे हैं। याद रखना है कि ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, जो कि हमें समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। ये सारे पॉइंट जितने भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब याद रखने हैं, इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, मैं आपको बार बार यही कहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी टीम का पूर्ण स्वामित्व खरीद लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आदित्य बिरला ग्रुप। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का पूर्ण स्वामित्व खरीद लिया है। ठीक है, तो आदित्य बिरला समूह के नेतृत्व वाले एक संघ जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट बेंचर्स और ब्लैक स्टोन शामिल है, ने आईपीएल की प्रसिद्ध टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पूर्ण स्वामित्व खरीद लिया है। ये कौन कौन से संघ है इसमें? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट बेंचर्स, ब्लैक स्टोन इसमें शामिल है, जिन्होंने आरसीबी का पूर्ण स्वामित्व खरीद लिया है। तो इस ग्रुप ने
यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से कितना 16,706 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो लगभग 1.7 बिलियन डॉलर का ये हिस्सेदारी हुई है, जिसमें उन्होंने 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो ये जो पूरा सौदा हुआ है वो लगभग 1.7 बिलियन डॉलर में हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आरसीबी आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है आरसीबी, जो 16,706 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी हासिल करी है, जिसकी किसने, आदित्य बिरला ग्रुप ने। याद रखिए, आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है आरसीबी। ठीक है, इसके अलावा इस डील में पुरुष आईपीएल और महिला दोनों टीमें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग और विमेंस प्रीमियर लीग दोनों ही टीमें इसमें शामिल होगी, जो ये जो पूरा सौदा किया गया है उसमें। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो आज इसको बोला जाता है, तो अमेरिकी भारतीय उद्यमी कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम ने इसे खरीदा। ये देखिए, कार्ल सोमानी। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक कौन बने हैं, तो वो बने हैं कार्ल सोमानी। इन्होंने इसको खरीदा है। तो इनको ये सौदा लगभग 1.63 बिलियन डॉलर, लगभग 13,600 से 15,000 करोड़ रुपए में हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि राजस्थान रॉयल्स को किसने खरीदा है, कार्ल सोमानी ने खरीदा है, और ये सौदा हुआ है 1.63 बिलियन डॉलर में। और बात करें आरसीबी का जो सौदा हुआ है 1.7 बिलियन डॉलर में हुआ है, और ये आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम ये बन गई है। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं आईपीएल की। इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आईपीएल, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 2008 में। इसको रेगुलेट कौन करता है, तो वो करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि बीसीसीआई। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको रेगुलेट करता है। इसका फॉर्मेट क्या है, तो T20 इसका फॉर्मेट है। फर्स्ट विनर इसमें कौन रहा, तो राजस्थान रॉयल्स ही रही थी। इसके अलावा मोस्ट सक्सेसफुल टीम तो वो रही चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, 5-5 बार। ठीक है, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। 2025 की विनर टीम कौन सी रही, आरसीबी। और जब आरसीबी विनर रही है तो हमें याद रखना है कि जो आरसीबी का होम ग्राउंड है तो वो है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। ये सारे पॉइंट्स, सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कुछ और फैक्ट्स हैं, वो भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आदित्य बिरला समूह की बात करें, जिसे आरसीबी ने खरीदा, जिसने आरसीबी को खरीदा है, तो उसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला। और ये किस क्षेत्र, इसका जो सेक्टर है वो क्या क्या है, तो धातु, सीमेंट, फैशन, वित्तीय सेवाएं, और अब ये खेल से भी जुड़ गई है। पहले सिर्फ ये धातु यानी मेटल, सीमेंट, फैशन और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही काम करती थी, लेकिन ये अब स्पोर्ट से भी जुड़ गई है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है कुमार मंगलम बिरला, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी सहयोग से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल शुरू की है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल एंड यूट्यूब। तो गूगल एंड यूट्यूब से ही कंपनी ने सहयोग से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल की शुरुआत की है। आइए समझते हैं ये क्या है। देखिए, तो ये पहल सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गूगल और यूट्यूब के सहयोग से शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य है 15,000 प्रतिभागियों को बिना किसी शुल्क के एआई का प्रशिक्षण देना है। तो यानी कि जो लोग अभी, जो युवा कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको एआई का प्रशिक्षण देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। उन्होंने गूगल और यूट्यूब के साथ समझौता किया है, और इसमें 15,000 प्रतिभागियों को बिना किसी शुल्क के एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो 15,000 प्रतिभागियों को बिना किसी शुल्क के एआई का प्रशिक्षण दिलाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिम एशिया के संकट के बीच किस देश ने हाल ही में ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो फिलीपींस पहला देश बन गया है, पूरे विश्व का पहला देश बन गया है जिसने एनर्जी इमरजेंसी अभी घोषित की है। देखिए, तो फिलीपींस ने ईरान इजराइल तनाव के कारण मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति में रुकावट और ईंधन संकट के चलते देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की औपचारिक घोषणा की है। तो वहाँ के राष्ट्रपति का कहना है कि फिलीपींस पर ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है। वहाँ की सरकार ने बताया है कि जो फिलीपींस है 90% ऑयल आयात करता है और जो हार्मुज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसमें रुकावट की वजह से तेल सप्लाई बंद हो गई है, तेल सप्लाई बाधित हो गई है। उसका जो पूरा प्रभाव पड़ा है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके दाम बढ़ गए हैं, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, इसके अलावा वाहनों का उपयोग बहुत कम से कम कीजिए। कई जगहों पर पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, तो क्योंकि इसका पूरा प्रभाव ऊर्जा संकट, इसके प्रभाव के कारण ऊर्जा संकट बहुत ज़्यादा इसका खतरा मंडरा रहा है वहाँ पर। तो इसीलिए वहाँ पर उन लोगों ने इस कदम को उठाया। वहाँ के राष्ट्रपति ने एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है और ये एनर्जी इमरजेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिए कि एनर्जी इमरजेंसी किस देश ने अभी घोषित की है। हालांकि भारत में अभी ऐसा नहीं है, लेकिन कई देशों में पेट्रोल पंप तक बंद कर दिए हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। ठीक है, तो कारण हमने वैसे देख लिया है, लेकिन देखते हैं कि ईरान और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल और आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन बाधित पूरी तरीके से हो गई है। तेल की सप्लाई पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गई है, तेल नहीं आ पा रहा है और उनका कहना है कि हमारे पास सिर्फ फ्यूल का 45 डेज का ही बचा हुआ है, सिर्फ हमारे पास 45 डेज का ही भंडार है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए उन्होंने एनर्जी इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ठीक है, बात करें तो यह आपातकाल 1 वर्ष तक प्रभावी हो रहेगा, जब तक कि राष्ट्रपति फर्डिनेंड बोंगबोंग आर मार्कोस जूनियर, इनके राष्ट्रपति का आप नाम याद रखिए कि ये किसने इमरजेंसी लागू की है, तो फर्डिनेंड बोंगबोंग आर मार्कोस जूनियर। इन्हें मेनली बोंगबोंग के नाम से ही जाना जाता है, इनके द्वारा ये लगाया गया है। इसे बढ़ाया या पहले ही समाप्त ना कर दिया जाए, जब तक ये लगा रहेगा। जब ये कहेंगे तब ही इसको समाप्त किया जाएगा। 1 साल तक ये प्रभावी है, अगर ये चाहेंगे तो उससे पहले इसको खत्म कर देंगे अगर ये संकट खत्म हो गया तो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत में समय से पहले जन्म की भविष्यवाणी करने के लिए स्वदेशी एआई उपकरण विकसित करने हेतु हाल ही में किस पहल की शुरुआत की गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है प्री मैच्योर बेबी के लिए। आपने सुना होगा कि कभी कभी बच्चा जन्म से पहले हो जाता है, प्री मैच्योर बेबी। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी उनको कौन एनालाइज करेगा, तो एआई टूल एनालाइज करेगा। तो एक स्वदेशी उपकरण विकसित करने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भइनी। क्या नाम दिया गया है, गर्भइनी इसको नाम दिया गया है। आइए समझते हैं क्या है। ठीक है, तो भारत में समय से पहले प्री टर्म बर्थ्स की समस्या से निपटने के लिए गर्भइनी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। देखिए, अगर बात करें तो बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है वो लगभग 37 हफ्ते तक रहता है। जो एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है 9 महीने का, वो 37 हफ्ते होता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा 33 हफ्ते में ही हो गया, 35 हफ्ते में ही हो गया। जैसे प्री मैच्योर बेबी बोला जाता है कि 6 महीने में हो गया, 7 महीने में हो गया। तो होता क्या है कि ऐसे बच्चों की सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और अगर वो सर्वाइव कर भी जाते हैं तो बाद में बहुत सारे डिसीज़ का उनको खतरा रहता है। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए गर्भइनी पहल की शुरुआत की गई है। इसमें जो एआई टूल होगा वो जो प्रेग्नेंट लेडी है, माँ है, उनके ब्लड सैंपल, उनके अल्ट्रासाउंड या उनकी जो हेल्थ हिस्ट्री है उसको एनालाइज करेगा एआई टूल के माध्यम से और बताएगा कि बच्चा जन्म से पहले होगा या बच्चा समय से पहले होगा या अपने सही टाइम पर ही होगा। ठीक है, तो ये पहल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम कर रही है। किसके अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी डीबीटी के अंतर्गत काम कर रही है। और गर्भइनी एक ऑफिशियल रिसर्च प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य एआई की मदद से बच्चे का जन्म कब होगा इसकी भविष्यवाणी करेगा। यानी एआई
टूल जो विकसित किया जा रहा है वही अब एनालाइज करेगा और बताएगा कि बच्चा समय से पहले होगा या अपने सही टाइम पर होगा। तो बात करें इस मॉडल में 12,000 से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से करीब 11,000 के परिणाम दर्ज किए गए हैं, जो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े अध्ययनों में से एक है। याद रखिए, साउथ एशिया के सबसे बड़े अध्ययनों में से एक है। इसमें लगभग 11,000 महिलाओं के परिणाम दर्ज किए गए हैं। उनकी अल्ट्रासाउंड, उनके ब्लड सैंपल, उनकी हेल्थ हिस्ट्री इसमें ली गई है। एआई इसको एनालाइज करेगा ताकि जो डॉक्टर्स होंगे, जो जन्म के समय या उसके पहले या उसके बाद जो बच्चे के लिए संकट होते हैं, जो खतरे होते हैं, उनसे निपटने के लिए उसी तरीके से वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इसीलिए गर्भएनी पहल शुरू की गई है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसके परिणामों की घोषणा की है। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट है कि मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और ये लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इनकी पॉपुलैरिटी शुरुआत से लेकर अब तक भी ऐसी ही बनी हुई है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है। तो अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी को जो अप्रूवल रेटिंग मिली है वो मिली है 68%। कितनी? 68% मिली है। ये देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लगातार तीसरे बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ये किसने बताया है? मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ऐसा बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, ये देखिए, ये है गाय परमेलिन और ये है ली जे म्यूंग। इन दोनों को ही सेम रेटिंग प्राप्त हुई है। 62% इनको अनुमोदन रेटिंग मिली है, अप्रूवल रेटिंग मिली है। इनके राष्ट्रपति का आपको नाम याद रखना है। अब पूछ लिया जाता है, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ले जे म्यूंग। इन दोनों को 62% लोकप्रियता मिली है। इसके अलावा बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो अपने आप को मोस्ट पावरफुल लीडर मानते हैं। ये टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। इनकी जो लोकप्रियता रेटिंग, अनुमोदन रेटिंग या अप्रूवल रेटिंग जिसे कहेंगे, वो इन्हें मिली है 39%। लेकिन पहले नंबर पर कौन है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अब यहाँ बात चल रही है रेटिंग की, जो कि इंडेक्स का ही पार्ट है। तो कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, कुछ हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो विश्व का सबसे प्रदूषित देश, जैसे हमने अभी ही पढ़ा था, तो वो बना है पाकिस्तान। इसके अलावा भारत को इसमें कौन सा? तो भारत को इसमें 6वां स्थान मिला है। अगर टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो वो मिला है पाकिस्तान को, और भारत को इसमें मिला है 13वां स्थान, अभी डिस्कस किया था। इसके अलावा बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इसमें पहला स्थान किसको मिला था? फिनलैंड। और मैंने आपको बताया था कि लगातार 9 बार से फिनलैंड टॉप पर है, पहला स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में। और भारत को 147 देशों में 116वां स्थान मिला था। इससे पहले भारत को 118वां स्थान मिला था। तो भारत अभी 2 प्लेस ज़्यादा खुश हो गया है। तो भारत अभी 116वें स्थान पर है। ठीक है, और जो फिनलैंड है वो पहले स्थान पर। ये ऐसे इंडेक्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ और इंडेक्स की, तो ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक पूछा जाता है आपसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आपसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 75th। क्या है? 75th इसमें रैंकिंग मिली है भारत को। और इसके हिसाब से हमें 56 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। कितने देशों में? 56 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सिंगापुर, जिससे
152 देशों में इसको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। 192 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, और जो हमारा स्थान है 75th इंडिया को, तो उससे हमें 56 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप याद रखिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 75वां स्थान मिला है और सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे बात करें तो यूएन विमेन रिपोर्ट 2026 के अनुसार महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी महिलाओं का शोषण कितना ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो सबसे कम भ्रष्टाचार जो है वो है डेनमार्क में, सबसे अधिक भ्रष्टाचार है वो है दक्षिण सूडान में, और भारत इसमें 91 प्लेस पर है, याद रखिए। आगे चलते हैं तो पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती और सूची बनाने की प्रक्रिया कितने वर्षों बाद शुरू हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 48 ईयर्स। तो 8 ईयर्स के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती और लिस्ट बनाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार यानी खजाने की गिनती और लिस्ट बनाने की प्रक्रिया 48 ईयर्स बाद फिर शुरू की गई है। रत्न भंडार की बात करें तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषणों का ये खजाना होता है, जो उनको चढ़ावा आता है, उसी को ही रत्न भंडार या खजाना बोला जाता है। और 48 ईयर्स के बाद इसकी गिनती दोबारा शुरू की गई है। ठीक है, तो इससे पहले कब गिनती की गई थी? तो 13 मई से 23 जुलाई 1978 में गिनती हुई थी, जिसमें 454 सोने मिश्रित वस्तुएं यानी कि लगभग 128 किलो सोना, 273 चांदी की वस्तुएं यानी कि 221 किलो चांदी और कई कीमती रत्न इसमें दर्ज किए गए थे। तो अब उसका कंपैरिजन भी किया जाएगा कि पहले इतना हुआ था तो अब कितना है, और अब तो पहले से ज़्यादा ही मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा चढ़ावा यहाँ पर बढ़ गया है, तो इसकी गिनती शुरू की गई है। और इस बार की प्रक्रिया इसीलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम शामिल हुई है। किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम इसमें शामिल हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है? ये फैक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये है पुरी, उड़ीसा में। ठीक है, पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। ये 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, तो उनमें से ही एक है पुरी, 4 धाम में से एक है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जो कि श्री कृष्ण का रूप है, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा है, उनकी काठ की इसमें मूर्तियां हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ, इसके बाद इनकी बहन सुभद्रा और ये हैं बलभद्र, इन तीनों की काठ की मूर्तियां यहाँ पर हैं। ठीक है, इसका निर्माण काल कब है? तो 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसकी वास्तुकला शैली कौन सी है? तो कलिंगा वास्तु में ये बना हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जगन्नाथ मंदिर की जो रसोई है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है वो जगन्नाथ मंदिर की रसोई ही मानी जाती है। आगे चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए डिजिटल यूज को लेकर पॉलिसी जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में ही क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए डिजिटल यूज को लेकर पॉलिसी जारी की है। आइए समझते हैं कि इस पॉलिसी में क्या है। तो कर्नाटक सरकार ने क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी में सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम केवल कितना? 1 घंटे ही दिया जाएगा। आप पढ़ाई करेंगे लेकिन अगर आप स्क्रीन टाइम की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो सिर्फ 1 घंटा ही आपको स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की भी इसमें सिफारिश की गई है कि शाम 7 बजे के बाद यहाँ पर इंटरनेट नहीं दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक छात्रों को सोने से पहले 1 घंटे पहले ही स्क्रीन से दूर रखा जाएगा। इसके अलावा मोबाइल के लिए चाइल्ड प्लान का सुझाव दिया गया है, जिसमें ऑडियो ओनली विकल्प, सिर्फ आप ऑडियो ही सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकाला है। और तय समय के बाद इंटरनेट बंद करने की व्यवस्था हो, जैसा कि मैंने बताया कि शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाए। तो ये कदम क्यों उठाया है? तो सरकार के मुताबिक करीब 25% टीनेज ग्रुप में इंटरनेट की लत है।
किसकी इंटरनेट की लत लगी हुई है, जिससे नींद की कमी है, चिंता, एंजाइटी और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं हो रही हैं, इसीलिए पॉलिसी लाई गई है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बस मोबाइल होगा तभी हम खाना खाएंगे, पढ़ाई नहीं करते हैं, उस वजह से उनमें एंजाइटी के इशू हो रहे हैं, उनका ध्यान भटक रहा है, उन्हें गलत चीज़ों का एडिक्शन हो रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए कर्नाटका की सरकार ने ये ड्राफ्ट पॉलिसी लाई है। ठीक है, हमने समझा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटका की बात कर रहे हैं तो इससे आपको याद आना चाहिए कि कर्नाटका भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन लगाने की घोषणा की है। ठीक है, बात करें तो कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सिद्धारमैया जी। यहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं 75 और विधानसभा की सीटें हैं 224 यानी कि 224। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति या अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब पारित किया गया है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 मार्च को। तो 25 मार्च को ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया है। ये क्या है समझते हैं। तो देखिए, बात करें राज्यसभा में ये पारित हुआ 25 मार्च को और लोकसभा में ये पारित हुआ था 24 मार्च को। और आपको पता होगा कि कोई भी विधेयक कानून जब बनता है, जब वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर उसमें हो जाते हैं, तभी वो पूरी तरीके से कानून बनता है। ठीक है, इसमें जेंडर पहचान की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है, तो मेडिकल बोर्ड अनिवार्य 2019 के अधिनियम में स्व अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार था। अभी तक क्या था कि जो ट्रांसजेंडर होते थे वो सेल्फ डिक्लेयर कर देते थे कि हम ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन इस परिभाषा को अब इसमें से हटा दिया गया है। अब क्या किया गया है, तो अब नए संशोधन के अनुसार ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता पाने के लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाएगा। अब इसमें मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच की जाएगी, वो बताएगा कि आप ट्रांसजेंडर हो या नहीं हो, अगर हो तो किस कैटेगरी के हो। इसके बाद वो एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे जो जिला मजिस्ट्रेट के अप्रूवल मिलने के बाद ही जारी किया जाएगा। तो अब कोई भी ट्रांसजेंडर सेल्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या नहीं हूँ। तो ये जो जारी किया जाएगा प्रमाण पत्र, वो सत्यापित करेगा कि ट्रांसजेंडर है या नहीं है। ठीक है, अब कुछ ऐसे नियम हैं निकाले गए हैं, कुछ कड़े सजा के प्रावधान दिए गए हैं। देखिए समझते हैं क्या है। तो जबरन ट्रांसजेंडर पहचान शारीरिक परिवर्तन कराने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की कड़ी सजा और कम से कम 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाया जाता है, उनकी शारीरिक पहचान को परिवर्तित किया जाता है, उन्हें जबरन बनाया जाता है। तो अगर कोई ऐसा करता है, किसी वयस्क के साथ ऐसा होता है, तो उसको 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की कड़ी सजा है और कम से कम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अगर ये बच्चे के साथ होता है, ये कृत्य किसी बच्चे के साथ किया जाता है, तो उम्र कैद यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है, भीख मांगने, बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करना। आपने देखा होगा कई बार जो लोग ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं, लड़के होते हैं लेकिन ट्रांसजेंडर बनकर भीख मांग रहे होते हैं, उन्हें फोर्स किया जाता है ये सब करने के लिए। तो अगर ऐसा किया जाएगा, तो यदि किसी ट्रांसजेंडर को बताकर भीख मांगने या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है, तो 5 से 10 साल तक की जेल होगी और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लाया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र और पहचान दस्तावेजों में अपना पहला नाम भी बदल सकते हैं। जो उनका पहले नाम था वो भी इसमें बदला जाएगा, जो कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो जारी किया जाएगा प्रमाण पत्र। अगर वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर चाहता है कि उसका नाम बदला जाए, तो वो इसमें ये बदलाव करवा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पिंक स्टैंड किस महिला क्रिकेटर के नाम पर बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर के नाम पर ही भारत का पहला पिंक स्टैंड बनाया जा रहा है। हरमनप्रीत कौर कौन है, तो ये हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और इन्हीं के नाम पर पहला पिंक स्टैंड बनाया जा रहा है। ये स्टैंड द्वारका दिल्ली में बन रहे 30,000 सीटर स्टेडियम जो द ओमेक्स स्टेट में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, तो ये होगा द्वारका दिल्ली में
30,000 सीटर है। पहली बात कि कितने 30,000 की सीटर है। इसके अलावा दी ओमिक्स स्टेट में ये स्थित होगा। इसमें लगभग 15,000 सीट्स ऐसी होंगी जो मुख्यतः महिलाओं और परिवार के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये पिंक स्टैंड बनाया किस लिए गया है? तो ये बनाया गया है की क्रिकेट में महिलाओं को क्रिकेट में बढ़ावा देने के लिए, उनकी रुचि उसमें बढ़ाने के लिए और महिला क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्रिकेटर के नाम पे, किसी महिला क्रिकेटर के नाम पर पिंक स्टैंड बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, बहुत ही आक्रामक ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर जी के नाम पर। अब बात करें हरमनप्रीत कौर की, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये पहली बार है कि पंजाब नेशनल बैंक की कोई महिला ब्रांड एम्बेसडर है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। तो ये जो बालेंद्र शाह हैं वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो बालेंद्र शाह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालेन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लिए। ये आप देख सकते हैं, बालेंद्र शाह जिन्हें बालेन के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे कम उम्र के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। इनकी जो उम्र है वो है 35 वर्ष। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के पीएम ये बने हैं। बात करें तो ये पहले इंजीनियर थे, इसके अलावा एक रैपर भी थे। ठीक है, क्या इंजीनियर तो थे ही, इसके अलावा ये रैपर भी थे। ठीक है, इसके बाद ये बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर बने। ठीक है, पिछले साल दिसंबर में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। तो इनकी जो पार्टी का नाम है वो क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, RSP। अगर बात हो रही है नेपाल की, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो वो बनी है भूमिका श्रेष्ठ। कौन बनी है? ट्रांसजेंडर महिला सांसद नेपाल की पहली, तो वो बनी है भूमिका श्रेष्ठ और वो भी RSP पार्टी को ही बिलोंग करती हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ नेपाल की संसद के बारे में। तो नेपाल की संसद का नाम है संघीय संसद और ये द्विसदनीय है। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका है जिसके 2 सदन है। जैसे हमारे यहाँ होता है लोकसभा और राज्यसभा, ये भी द्विसदनीय है। यहाँ पर जो निचला सदन होता है, लोअर हाउस जो होता है, उसे बोला जाता है प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और बात करते हैं अपर हाउस की, यानी कि जो हमारे यहाँ राज्यसभा जैसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है राष्ट्रीय सभा यानी कि नेशनल असेंबली बोला जाता है। और यहाँ पर जो नेपाल की संसद है उसे बोला जाता है संघीय संसद यानी कि फेडरल पार्लियामेंट। जगह जगह संसद का नाम अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ संसद ही बोला जाता है। लेकिन नेपाल की जो संसद होती है उसको बोला जाता है संघीय संसद। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं संसदों के नाम कि किस देश की संसद को क्या कहा जाता है। तो ये है नेपाल की संसद, इसे संघीय संसद यानी फेडरल पार्लियामेंट इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किसकी 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भगवान स्वामीनारायण। तो भगवान स्वामीनारायण की ही दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आइए समझते हैं क्या है। तो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामीनारायण की किशोर रूप, ठीक है, नीलकंठ वर्णी जिसे कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये इनका किशोर रूप है भगवान स्वामीनारायण का। और इन्हीं के किशोर रूप की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर इसका बना हुआ है। आप अगर दिल्ली जाएं तो जरूर देख कर आए, बहुत ही शानदार ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, यहीं पर ये प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये पंच धातु जिसमें कांसा यानी ब्रॉन्ज स्पेशली यूज किया गया है विशेष रूप से, जो कि 8 फीट ऊंचे बेस पर स्थापित की गई है, बेस जिस पर प्रतिमा स्थापित की जाती है। और ये 108 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा है भगवान स्वामीनारायण के किशोर रूप नीलकंठ वर्णी की। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा ये स्थापित की गई है। ठीक है, आप लोग जाएं अब दिल्ली तो इसको भी जरूर देख कर आए। ये विश्व की पहली एक पैर पर खड़ी तपो मुद्रा यानी कि तपस्या की मुद्रा में सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये आप देखिए, ये तपस्या की मुद्रा में खड़े हुए हैं और ये विश्व की पहली प्रतिमा है जो कि किसी तपस्या मुद्रा में खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये था आज हमारा
करंट अफेयर्स का वीकली सेशन आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने इसमें कंप्लीट रिवीजन कर लिया है, जो इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उन सबको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बात फिर बोलूँगी कि आप इनके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम पर इनका रिवीजन करें तो एकदम क्विक रिवीजन हो जाए, आपको इधर उधर ना भागना पड़े। तो बस, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, डेली 5 का पंच बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।